समापन अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आभार प्रदर्शित करें। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत साफ ये कहा यहां से कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के जमाने उन तमाम केंद्रीय योजनाओं के फायदों से दूर रही है जिस दौरान कांग्रेस की सत्ता रही है। उन्होंने ये भी एक बार दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो तमाम योजनाएं हैं जिनका फायदा सीधे हाशिए पर पड़े लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, ये सिलसिला जारी रखने के लिए जरूरत है आने वाले समय में, यानी कि कुछ महीने में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए दोनों राज्यों में रैलियां हैं और यात्राएं हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी तमाम और खबरें आपके पास लेके आएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने मंच पर किया पीएम का भव्य स्वागत। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर जताया पीएम का आभार। पीएम ने कहा कांग्रेस से जंग लगा लोहा, ये देश हित को नहीं समझती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का किया उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 वायुसेना में औपचारिक रूप से हुआ शामिल। प्रवर्तन निदेशालय का केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी। विदेश से आए धन का देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल का आरोप। नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल ऑसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल बाद एस्टेरॉयड वेनू से नमूना लेकर धरती पर उतरा। 4.5 अरब साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। और 19वें एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत ने एक स्वर्ण समेत जीते 5 पदक। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण। निशानेबाजी और रोइंग में 2-2 कांस्य पदक किए अपने नाम। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 1 दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है और इस दौरान राज्य में विकास के ढेरों काम हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों से इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिल के पारित होने के बाद से महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन।
पीएम ने कहा कि राज्य में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन रही है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का शासन आने पर मध्य प्रदेश में विकास की गति पर ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास के हर काम का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उसने डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया। आज यही डिजिटल पेमेंट भारत की शान है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोग उपलब्धियों का गौरवगान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का ही गौरवगान किया। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। पीएम ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने सुशासन को अंत्योदय से जोड़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन है।
आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। और इससे पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का काफिला जब सड़क पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के नाम के गगनभेदी नारे लगाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद से पारित होने के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का ये पहला दौरा है। ये हमारे लिए बहुत ही अभिनंदनीय है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगे और खबरें। देखते रहिए मिड डे प्राइम। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पहली यात्रा को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 सितंबर को रणथंभौर सवाई माधोपुर से और दूसरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेडेश्वर धाम से हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू की थी और चौथी यात्रा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू की थी। भाजपा की 4 परिवर्तन यात्राओं ने राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। ये सभा जयपुर में भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। और रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जयपुर के पास धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। धानक्या में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक जयपुर में है और आपको हम बता दें कि आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये रेलवे स्टेशन के डिब्बे बनाए गए हैं यहाँ स्मारक में, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो रेलवे स्टेशन के पास हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो रेलवे के डिब्बे में हुई थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्मारक में उनसे जुड़ी तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। और यहाँ पर सबसे खास अगर इस जगह की हम बात करें तो क्या है, तो अगर यहाँ देखें तो ये सेल्फी पॉइंट दिया गया है। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ जो राष्ट्रीय स्मारक है वहाँ आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो सेल्फी का कैमरा है, ये मेरा जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रहा है और 3 से 4 सेकंड लगते हैं और उसके बाद ये जो सेल्फी है वो यहाँ पर क्लिक हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें प्रोसेसिंग योर फोटोज, तो ये जो आपका फोटो है वो प्रोसेस हो रहा है। ईमेल है, SMS है
इसके अलावा ट्विटर है, और फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रिंट है। यहाँ पर आप प्रिंट पे अगर दबाएंगे, जो प्रिंटिंग है उसके जो प्रोसेस में है वो शुरू हो गया है। उसके बाद आप अपनी जो यादें हैं उनको सहेज सकते हैं। आप ये देखें तो यहाँ पर जो मेरा फोटो है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर। तो इस तरह की जो सुविधा यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो स्मारक को देखना चाहे तो वो अपनी यादों को भी सहेज कर अपने साथ ले जा सकता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, धानक्या जयपुर। ये तो आपने देखा ही, साथ ही इस स्मारक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी तमाम यादों को सहेजा गया है। पेश हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ही एक और रिपोर्ट। धानक्या रेलवे स्टेशन के पास है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर है। यहीं पर, इसी जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो हुआ था। और उसी के बाद आप देखें कि राजस्थान सरकार ने, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो इस राष्ट्रीय स्मारक में रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उन तमाम चीजों का अवलोकन करेंगे कि किस तरीके से प्रारंभ से लेकर और आखिरी समय तक उनके जीवन से कौन कौन से तथ्य जुड़े रहे, उनकी जो यात्रा है वो किस तरह की रही, वो तमाम चीजें इस राष्ट्रीय स्मारक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जयपुर। तो अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो धानक्या जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संग्रहालय। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनकी जन्म जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। अपने संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया। पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी, पंडित जी के एकात्म मानववाद दर्शन का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को सदैव ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया है। सरलता इतनी थी कि हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर हिस्से के अंदर इनकी स्वीकृति आई। विद्वता इतनी थी कि पांडित्य के बोझ से कोई भी अहंकारी हो जाए, मगर दीनदयाल जी की विद्वता ने
उनको फलदार पेड़ की तरह विनम्र बनाकर झुककर काम करने के साथ आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता घड़ने का धैर्य भी उनमें था और एक कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत एवं प्रख्यात आर्थिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार भारतीय राजनीति में शुचिता, समर्पण और प्रामाणिकता की प्रेरणा देते हैं। एकात्म मानववाद के प्रेरणा के रूप में उन्होंने एक ऐसा आर्थिक दर्शन विश्व को दिया है जो विकास और उपभोग से जुड़ी अनेक समस्याओं का निवारण देता है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना एवीआरओ बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबेस 295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C-95 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्तव्य पथ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई और लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे परिवहन का भविष्य हरित हाइड्रोजन पर होगा। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 करोड़ पैसेंजर्स अ डे एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट विल बी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अभी से इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है। नहीं, वो जरूर, वो तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज टू कम डाउन। देखिए, अब आप शुरुआत कहीं करेंगे। जब मैं नया मंत्री बना था 2021 में ना, 1 for 1 for 1 क्या मतलब 1 किलो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर $1
for 10 years. और ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। नवीन पटनायक ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना भी की। एक अंग्रेजी दैनिक के कार्यक्रम में नवीन पटनायक ने केंद्र की विदेश नीति और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की दिशा में किए जा रहे कामों की सराहना की। महिला आरक्षण विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मेरी पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया है। नवीन पटनायक ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि हमने हमेशा इसका स्वागत किया है, हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम अपने राज्य का विकास चाहते हैं और विकास में केंद्र सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो बिहार की राजधानी पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दलित महिला द्वारा तय समय पर कर्ज का ब्याज नहीं चुकाए जाने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की। दरअसल पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के पति ने एक व्यक्ति से कुछ रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसे वे समय पर नहीं चुका पाया। दबंगों ने पैसे की उगाही करने के लिए उसकी पत्नी को निशाना बनाया। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी है। डिसरोप किया गया है और कुछ और मारपीट किया गया है। तो अभी जो है एसडीपीओ और एसपी रूरल और हमारी कई थानों की जो टीम है वो जो 2 नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में जो बात अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये है कि महिला और उसके पति ने जो है इन लोगों से कुछ पैसे पूर्व में उधार लिए थे, जिसमें पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी में मारपीट की घटना घटी है। जो स्थानीय साक्षी हैं उनके द्वारा अभी तक डिसरोबिंग का या जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी अनुसंधान एकदम शुरुआती चरण में है इसलिए हम लोग जो है जो सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और जो क्योंकि SC/ST में मामला बनता है इसलिए हम लोगों ने महिला को तुरंत ही मुआवजा जो दिलाने के लिए उसके लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर दिया है जिला कल्याण पदाधिकारी को। और जो दूसरे बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, महिला को भी इलाज कराया जा रहा है और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में आगे करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बिहार में एक दलित महिला के साथ हुई बर्बरता और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। विनोद तावड़े ने ट्वीट किया है कि पटना में एक महादलित महिला के साथ हैवानियत की खबर दिल दहलाने वाली है। दबंगों ने महिला के साथ जो अमानवीय कृत्य किया है वो मानवता को कलंकित कर देने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन शासित बिहार में गुंडाराज के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज शिमला में विधानसभा का घेराव कर रही है। पार्टी का कहना है कि इस घेराव के दौरान प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, संस्थान बंद करने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और रोजगार न मिलने के कारण बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार से एक जनता की अपेक्षा रही वो अपेक्षा पूरी ना करके इन्होंने और उसमें भी भाई भतीजावाद किया, उसके अंदर भी एक एक पंचायत के अंदर भी मेरा तेरा किया। आज भी लोगों को वो राहत के नाम के ऊपर अनेक स्थानों के ऊपर छलावा हुआ है। उधर केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ दिल्ली में दर्ज मामलों में ईडी केरल में 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को लेकर चल रही है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई नेताओं ने विदेशी लेन देन के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी प्राप्त किया और उसे व्हाइट में बदल लिया। ये छापेमारी एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम और वायनाड में पीएफआई नेताओं के घरों पर हो रही है।
और केरल में ही पिछले कुछ समय से निपाह वायरस के कहर के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। राज्य में जब निपाह वायरस ने दस्तक दी थी तब एहतियात के तौर पर कोझिकोड में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते वहां के जनमानस में एक डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि केरल में आए दिन निपाह वायरस को लेकर तमाम खबरें आ रही थीं, जिनमें अब तक निपाह के 6 एक्टिव केस की पुष्टि भी हो चुकी है और लगभग 1080 संक्रमण के मामले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसी संक्रमण के चलते केरल के कोझिकोड में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगले रविवार यानी 24 सितंबर तक यानी कि बंद किए गए थे, जिन्हें अब खोल दिया गया है। और नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समय अनुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने कहा है कि कैप्सूल अच्छी हालत में दिख रहा है। यह अपनी हीट शील्ड पर नुकीले भाग की ओर से धरती पर टिका हुआ है। जब यह कैप्सूल पृथ्वी की वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से 15 गुना तेज थी। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया था। ओसिरिस रेक्स जो नमूने लेकर उतरा है वे अंतरिक्ष चट्टान के 4.6 अरब वर्ष पुराने टुकड़े हैं, जो न केवल इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ग्रह कैसे बने, बल्कि जीवन कैसे शुरू हुआ। और आज देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का पहला झटका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह 8:35 पर महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 3.0 और गहराई 5 किलोमीटर मापी गई। वहीं दूसरा झटका बंगाल की खाड़ी में 9:38 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता थी 4.3 और गहराई 37 किलोमीटर मापी गई। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। और मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। ग्लोबल साउथ के नेताओं ने न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन के दौरान मानवता के प्रति भारत के प्रयासों की सराहना की है। गुयाना के विदेश मंत्री ने भारत को मानवता का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि भारत सभी को साथ लेकर चल रहा है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत न केवल सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बल्कि अपनी शक्ति के प्रयोग में बड़ी जिम्मेदारी दिखाने वाला देश है। डोमिनिका के विदेश मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर के देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति के लिए भारत का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने उन लोगों की ओर मानवता का हाथ बढ़ाया जो ऐसे समय में संघर्ष कर रहे थे जब अन्य देश वैक्सीन कूटनीति में शामिल थे। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने कहा कि भारत द्वारा लगभग 100 देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराना सबसे बड़ी मानवीय पहलों में से एक था। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने G20 को लेकर भारत की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित अन्य वैश्विक नेताओं ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और ऋण संकट को दूर करने तक भारत कई संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए उदाहरण पेश कर रहा है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है।
इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सैन्य इकाई के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति का अभिनंदन के लिए माफी मांगी है। एंथनी रोटा ने कहा है कि वे विशेष रूप से कनाडा और दुनिया भर में यहूदी समुदायों से अपनी गहरी माफी मांगना चाहते हैं। यह घटना तब सामने आई जब कनाडाई संसद में विश्व युद्ध में लड़ने वाले नाजी को सम्मान दिया गया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने ट्रूडो पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने भारत के साथ संबंधों को बहुत अहम बताते हुए कहा है कि उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा, कनाडा खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के बीच भारत के साथ हिंद प्रशांत रणनीति जैसी साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी का उस समय शुरू हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इस आरोप को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। एक साक्षात्कार में ब्लेयर ने भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच के दौरान भी कनाडा भारत के साथ साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। और भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के वार्षिक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आज से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। अभ्यास के इस संस्करण में भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी भाग लेगी। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन इस अभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व करेगी। एक्सरसाइजेज युद्ध अभ्यास 23 से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी और दोनों सेनाओं के बीच संबंध मजबूत होंगे। सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में अमेरिका की ओर बढ़ रहे सैकड़ों प्रवासियों ने मेक्सिको सिटी बस स्टेशन के बाहर डेरा डाल दिया है। वेनेजुएला और होंडुरास के सैकड़ों प्रवासियों ने पैसों की कमी के कारण यह फैसला लिया है। प्रवासियों का कहना है कि उनके पास अमेरिकी सीमा तक पहुंचने के लिए यात्रा का खर्च उठाने का साधन नहीं है। दरअसल इन देशों में मई के मध्य में आई गिरावट के बाद से ही स्थायी जीवन की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर सहमत हो गया है। अमेरिका और कनाडा की यात्रा से हाल ही में लौटे ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौते में वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं जो यूक्रेन के लिए रूस के हवाई हमलों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की ने हाल में यूक्रेन की सेना की सफलता की सराहना की। ज़ेलेंस्की का बयान ऐसे समय में आया जब रूस की सेना ने यूक्रेन के खेरसोन में गोलाबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 8 घायल हो गए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अपने अफ्रीकी दौरे पर जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह और रक्षा मंत्री उमर मोहम्मद बुरहान से मुलाकात की। ऑस्टिन ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने और सैन्य सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। जिबूती के बाद वे कीनिया और अंगोला का दौरा करेंगे। नाइजीरिया में गोलीबारी और अपहरण का मामला सामने आया है। बंदूकधारियों ने रविवार को गोली मारकर 14 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान उत्तर पश्चिम जमफारा राज्य में कम से कम 60 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक जिन लोगों का अपहरण किया गया है उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं रविवार तड़के बंदूकधारियों ने जमफारा के ग्रामीण मगामी समुदाय में एक अग्रिम सैन्य अड्डे पर भी हमला करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें खदेड़ दिया गया।
फ्रांस ने कहा है कि पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद अपने सैनिकों को वहां से हटा लेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि साल के अंत तक 1500 सैनिक पीछे हट जाएंगे। कई हफ्तों तक जुंटा के दबाव और प्रदर्शनों के बाद फ्रांस की विदाई हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जुंटा को नाइजर के वैध अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि पेरिस तख्तापलट करने वाले नेताओं के साथ सेना की वापसी का समन्वय करेगा। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस के राजदूत को भी बाहर निकाला जा रहा है और वह अगले कुछ घंटों में देश लौट आएंगे। कोसोवो में करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों ने सर्बिया की सीमा के पास स्थित एक गांव में हमला कर दिया है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 3 बंदूकधारी मारे गए। कोसोवो पुलिस ने मोनेस्ट्री में इस हमलावरों को घेर लिया। प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने बंदूकधारियों से समर्पण करने की अपील की है। उन्होंने इस हमले के लिए सर्बिया के समर्थन प्राप्त अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कोसोवो की पुलिस पर करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों के हमले को घृणित बताते हुए निंदा की है। इन आरोपों पर सर्बिया की ओर से कोई बयान नहीं आया है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी खेल जगत की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और एशियन गेम्स से बेहतरीन खबरें लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, शुरुआत शानदार रही भारत की। बिल्कुल ऋतु जी, आज सोने के साथ शुरुआत की भारत ने एशियन गेम्स में। तो चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के दूसरे दिन शूटिंग में भारत ने गोल्ड जीतने में सफलता पाई। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश सिंह पाटिल, दिव्यांग सिंह पनवर की तिकड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया ने चीन के 1893.3 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 1093.7 अंक हासिल कर यह पदक अपने नाम किया। वहीं 19वें एशियाई खेलों में रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6 मिनट 10.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। वहीं रोइंग में भारत को एक और कामयाबी हासिल हुई। मेंस क्वाड्रप स्कल्स फाइनल में परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जकार खान और सुखमीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। चीन ने इस इवेंट का गोल्ड और उज्बेकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं 19वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत को गोल्ड के बाद ब्रॉन्ज हासिल हुआ। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा
के व्यक्तिगत इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस इवेंट में रुद्रांशु पाटिल चौथे नंबर पर रहे। चीनी निशानेबाजों ने इस इवेंट में गोल्ड और साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं भारत ने एशियाई खेलों के शूटिंग में एक और कामयाबी हासिल की। भारत ने 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। विजयवीर सिद्धू, अनीश और आदर्श सिंह की तिकड़ी ने 1718 अंक अर्जित कर यह पदक अपने नाम किया। 1900 एशियाई खेलों में भारतीय टीम द्वारा आज शूटिंग में जीते गए स्वर्ण पदक पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 1900 एशियाई खेलों में टीम के लिए पहला स्वर्ण ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पनवर की हमारी तिकड़ी द्वारा 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने का उत्कृष्ट प्रयास किया गया। हमारे टॉप स्कीम निशानेबाजों ने टीम स्पर्धा में नया एशियाई खेल और विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 1893.7 अंक का अभूतपूर्व कुल स्कोर हासिल किया। वहीं चीन के हांगझू में जारी एशियन गेम्स में फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी हुई है और ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 50 रन पे अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। उनको जीत के लिए 117 रन का लक्ष्य भारत के द्वारा दिया गया था और भारतीय टीम 116 रन बनाकर 7 विकेट पर यहाँ पर 116 रन बनाए थे 20 ओवर में और इसके बाद 117 रन की जरूरत है, लेकिन 3 विकेट श्रीलंका के जा चुके हैं। तो खेलों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं ऋतु जी। बहुत धन्यवाद मुकेश इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत को 17 से 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाणिज्यिक विवादों और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र से संबंधित मुद्दों के साथ साथ एमओयू से संबंधित पहलुओं पर आज से 2 दिनों का सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को 17 से 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अगले 4 से 5 सालों के दौरान भारत में उत्पादन को 5 कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में $7 अरब के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं एप्पल भारत में आईफोन बना रही है और अगले साल से एयरपॉड्स का भी निर्माण शुरू करेगी। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास नॉमिनी चुनने या फिर न चुनने का विकल्प करीब आ गया है। 30 सितंबर तक इसे पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग सकती है। इससे वे अपने निवेश को नहीं निकाल पाएंगे। सेबी के अनुसार यह आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होगा। जेपी मॉर्गन द्वारा अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारत के सरकारी बॉन्डों को शामिल करने की घोषणा के कुछ दिन बाद कई बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और बॉन्ड जारी करके ऋण बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। सर्वेक्षण डेटा की गुणवत्ता पर बढ़ते फोकस के बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर पर काम शुरू करेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 79वां दौर इस महीने पूरा होने वाला है और परिणाम दिसंबर के अंत तक आने की संभावना है। बैंक बाजार के एस्पिरेशन सर्वे के मुताबिक संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 48% बढ़ी, जबकि पुरुषों की संख्या में 46% का इजाफा हुआ। महिलाओं की संख्या में इस वृद्धि की कई वजहें हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान न सिर्फ महिलाओं को सस्ता कर्ज दे रहे हैं, बल्कि उन्हें कर बचत समेत कई लाभ भी मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित तेजू एयरपोर्ट में 170 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अरुणाचल में अक्टूबर तक 3 नए हवाई मार्ग चालू करने की बात कही।
भारत बायोटेक वृद्धि के अगले चरण का खाका तैयार कर रही है। इसके तहत कंपनी नए टीके, क्लिनिकल परीक्षण, विनिर्माण संयंत्र, साझेदार आदि पर 3000 से 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत बायोटेक अब टीकों पर ही नहीं बल्कि चिकित्सा क्षेत्र, विशेष रूप से घावों के उपचार के लिए दवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही उसकी नजर पशुओं के लिए टीके बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी बनने की है। देश की सबसे बड़ी B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान रकम जुटाने के लिए अपने मौजूदा और नए निवेशकों से बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी 35 से 40 करोड़ डॉलर जुटा सकती है। इसके लिए कंपनी नई इक्विटी पूंजी के साथ साथ ऋण को इक्विटी में बदलने की भी योजना बना रही है। उड़ान 2016 में स्थापित एक भारतीय बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बताते हैं कैसा है आज शेयर बाजार। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 74 अंक की बढ़त के साथ 63,083 के स्तर पर शुरू हुआ। वहीं निफ्टी भी 13.35 अंक की मामूली बढ़त के साथ 19,687.60 के स्तर पर खुला। शुरुआती चंद मिनटों के कारोबार के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए थे। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे भाजपा कार्यकर्तॄणां महाकुंभे कृतवान् सम्बोधनम्। एकात्ममानवतावाद दर्शनस्य प्रणेतुः पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य जयन्त्यवसरे भोपालस्य जम्बोरी प्रांगणे श्रमिक महाकुंभस्य आयोजनम् अभवत्। जयपुरे अपि परिवर्तन संकल्प महासभायां भागं ग्रहीष्यति प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर मासिके प्रथमे दिने प्रातः 10 सर्वा नागरिकान् सामूहिक रूपेण स्वच्छतायै 1 घण्टात्मक श्रमदानाय कृतवान् आह्वानम्। गांधी जयन्त्याः पूर्वदिने महात्मा गान्धिने स्वच्छाञ्जलिः एषः भविष्यति। स्वच्छता एव सेवा इति अभियानान्तर्गतम् अक्टूबर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्रातः 10 स्वच्छता विषयकः बृहत् कार्यक्रमः आयोजयिष्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद इत्यत्र हिंडन वायुसेना स्थानके ऐषमः भारत ड्रोन शक्ति इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। सहैव C-295 इत्येतत् सैन्य परिवहन विमानम् औपचारिक रूपेण वायुसेनायां प्रवेशयिष्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन केरल राज्ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इति निषिद्ध संघटनस्य 12 स्थलेषु अन्वीक्षणं कृतम्। विदेशात् सम्प्राप्त धनस्य PFI इति संघटनस्योपरि देशविरुद्धं गतिविधीनाम् आचरणस्य आरोपः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सत्रात् परम् अर्मेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मेक्सिको इत्येतेषां देशानां स्वीय समकक्षैः सह मिलितवान्। तत्र च द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढीकर्तुं प्रतिबद्धतां प्रकटयन् अर्थव्यवस्थायां व्यापारे च अवधातुं चर्चां कृतवान्। महाराष्ट्र विधानसभायाः अध्यक्षः शिवसेनायाः शिंदे अथ उद्धव इत्यनयोः समूहाभ्यां परस्परं विधायकानाम् अयोग्यत्वं प्रतिपादयित्र्याः याचिकायाः श्रावणं करिष्यति। वादश्रवणमेतत् विधानसभायाः केन्द्रीय सभागृहे भविष्यति। नासा संस्थायाः अंतरिक्ष कैप्सूल ओसिरिस रेक्स इत्यनेन इतिहासः निर्मितः। क्षुद्रग्रहस्य बेन्नु इत्यस्य समादर्शेन 7 वर्षाणामनन्तरं पृथिव्याम् अवातरत्। एतत् नासा संस्थायाः 4.25 वर्ष पुरातनस्य समादर्शस्य अध्ययनं भविष्यति। इंदौर नगरे क्रीडितायां द्वितीयस्याम् एकदिवसीय स्पर्धायां भारतेन डकवर्थ लुइस नियमाधारेण ऑस्ट्रेलिया दलं 99 धावनाङ्कैः पराजितं। श्रृङ्खलायाम् अजयाग्रत्वमस्ति अधुना भारतस्य। एशिया क्रीडायाः द्वितीय दिने अद्य भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये महिला क्रिकेट क्रीडायाः अन्तिमक्रीडा। अद्य पुनः भारतीय क्रीडकाः नौकायान, शूटिंग इत्येतयोः क्रीडयोः आह्वानं प्रस्तोष्यन्ति। 19तमस्य एशियाई क्रीडानां द्वितीय दिवसे भारतेन एकं स्वर्णपदकं समेत्य 5 पदकानि विजितानि। लक्ष्यभेद स्पर्धायां पदकत्रयं, नौका स्पर्धायां च 2 पदके विजिते।